नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला इस समय के बुलेटिन का। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने असम दौरे के दूसरे दिन रविवार को गुवाहाटी के खानापुर बटेरी फील्ड में पहुंचे, जहां पीएम ने 11,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम ने वहां पर विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता से कहा कि जिन परियोजनाओं की आज उन्होंने नींव रखी है, उसमें आने वाले समय में काफी रोजगार बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास और विरासत हमारी सरकार की नीति है। असम में डबल इंजन की सरकार सिर्फ विकास की नीति पर काम करती है। से आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई, वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी ही संस्कृति, अपने ही अतीत पर शर्मिंदा होने का एक ट्रेंड बना दिया था। कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे मिटाकर, ऐसे भुलाकर, अपनी जड़ों को काटकर कभी विकसित नहीं हो सकता। मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में अब भारत में स्थितियां बदल गई है। हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान, ये सिर्फ दर्शन करने की ही स्थली है, ऐसा नहीं है। ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां हैं। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा, ये उसकी साक्षी है। वर्षों के दौरान देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या करीब करीब डबल हो चुकी है। असम में भी भाजपा सरकार से पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज 12 मेडिकल कॉलेज है। असम आज नॉर्थ ईस्ट में कैंसर के इलाज का एक बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। साथियों, देशवासियों का जीवन आसान हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। हमने 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों के पक्के घर बनाए हैं। हमने घर घर पानी, घर घर बिजली पहुंचाने का अभियान भी चलाया है। वो भूतकाल बनता चला गया है। दोस्तों, लोग शांति से जी रहे हैं। असम के 7,000 से ज्यादा नौजवानों ने भी हथियार छोड़े हैं। देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प लिया है। कई जिलों में आस्था हटाया गया है। जो क्षेत्र हिंसा प्रभावित रहे हैं, आज वो अपनी आकांक्षाओं के अनुसार अपना विकास कर रहे हैं और सरकार उनकी पूरी मदद कर रही है। साथियों, छोटे लक्ष्य रखकर कोई भी देश, कोई राज्य तेज विकास नहीं कर सकता। पहले की सरकारें ना बड़े लक्ष्य तय करती थी और ना ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उतनी मेहनत करती थी।
हमने पहले की सरकारों की सोच को भी बदल दिया है। गोरखपुर में वृद्ध रोजगार मेले का उद्घाटन हुआ, जिसमें नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए। बता दें कि कार्यक्रम में सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 5 वर्षों में और भी आगे बढ़ेगा। जिसके साथ ही कहा कि हम लोग बहुत ही जल्द आने वाले युवाओं के लिए उद्यम और इनकम फ्री लोन को भी देंगे। कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, पैसे पीढ़ी दर पीढ़ी उस काम को करते आ रहे हैं। आज हम लोग उनकी प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हमने की है। भारत सरकार पीएम विश्वकर्मा के रूप में और उत्तर प्रदेश सरकार विश्वकर्मा श्रम सम्मान के रूप में इस योजना को चलाती है। हम प्रशिक्षण भी देते हैं, टूल किट भी उपलब्ध कराते हैं और एक इंसेंटिव भी देते हैं। अपने युवा उद्यमियों के लिए जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन भी देने जा रहे हैं 5 लाख रुपए तक की पहले चरण में, फिर उसको 7.5 लाख करेंगे, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर एक नौजवान जो अभी अकेले सैलून का काम करता है, कहीं दाढ़ी मूंछ बनाने का काम करता है, अगर उसको हम कोई सैलून बना करके दे दें तो स्वयं तो काम करेगा ही, साथ साथ और भी लोगों को काम दे सकता है, कई लोगों को काम दे सकता है, पैसा भी अच्छा मिलेगा और वह दूसरे लोगों को लिए भी आत्मस्वावलंबन का आधार बन सकता है। सरकार उसको पैसा देगी, सपोर्ट करेगी। कोई कारपेंटर है, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ उसने जुड़ा है, अच्छा काम सीख लिया है, तो जगह जगह चौराहे पर बेचने की बजाय अगर उसने अपने शोरूम बना करके, एक शोरूम के बनाने में उसको जो भी खर्चा आता है वो बैंक से लोन ले, लोन की किस्त आसानी से चुका सके, इसके लिए सरकार उसको जितना भी उसमें इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट की भरपाई अगर सरकार कर रही है और व्यक्ति उसका निर्माण करके उस शोरूम के माध्यम से उसको बेच रहा है, तो सुरक्षा भी रहेगी और साथ साथ अच्छा माल भी मिलेगा, तो लोग खरीदेंगे भी। 5-7 वर्षों के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुआ उसका परिणाम क्या था? आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, उसका परिणाम क्या था? पहले यूपी में लोग पैसा तो जमा करते थे बैंक में, लेकिन वो पैसा यूपी में खर्च नहीं हो पाता था। हमारा जो सीडी रेशो था वो मात्र 42% था, आज यह बढ़कर के 56% हो गया है। यानी पहले 1 रुपया जमा होता था तो मात्र 42 पैसा यहां खर्च होता था। आज अगर 1 रुपया जमा हो रहा है तो उसमें से 56 पैसा यहां यूपी में ही खर्च होता है और यूपी का नौजवान, यूपी का व्यवसायी उस पैसे को यूपी में खर्च करता है तो यूपी के ही विकास में योगदान देता है। और इसी सब प्रयास का परिणाम है कि यूपी आज 6ठी अर्थव्यवस्था से उभर करके, बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 5 साल का लक्ष्य है कि यूपी को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम एक रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद मंत्री और सत्तारूढ़ी आप नेता आतिशी के आवास पर पहुंची। बता दें कि क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया कि आम आदमी पार्टी के द्वारा विधायकों को खरीदने के आरोप के संबंध में दिल्ली के शिक्षा मंत्री को नोटिस देने के लिए टीम आतिशी के आवास पर गई थी। आपने आरोप लगाया था कि भाजपा अपने ऑपरेशन लोटस 2.0 को लेकर विधायकों को पैसे का लालच देकर खरीदने की कोशिश कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। जौनपुर के मडियाऊ थाना कस्बा में भाई के साथ दवा लेने जा रही युवती के साथ छेड़छाड़ी करने का एक मामला सामने आया है। बता दें कि युवती के शोर मचाने पर वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि शोर मचाते ही जो आरोपी थे वो वहां से फरार हो गए। साथ ही युवती ने यह आरोप भी लगाया है कि उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश भी की गई है। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना मडियाहू में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक
महिला अपने भाई और बहन के साथ बाइक से सरकारी अस्पताल की ओर जा रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़कों के द्वारा उसका पीछा किया गया, ओवरटेक किया गया और गाली गलौज की गई। कुछ दूर आगे जाने पर एक धारदार हथियार लेकर उन लोगों के द्वारा पुनः हमला करने का प्रयास किया गया, गाली गलौज की गई। इस सूचना पर तत्काल पीड़िता की तहरीर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए तत्परतापूर्वक दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के पुराना चौक इलाके में पिछले दिनों हुई डकैती के मामले में अभी भी पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा। बता दें कि घटना 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली बताए जा रहे हैं। घटना के बाद राज्य मंत्री गणेश चंद्र और यादव और विधायक रमेश सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। आपको ये भी बता दें कि बीते बुधवार की देर रात शाम बेखौफ डकैतों ने सोना व्यापारी महेंद्र सेठ के घर पर धावा बोल दिया और चाकू के बल पर नकदी समेत 15 लाख के जेवरों की लूट ले गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना जो हुई है निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोगों ने घटना को जो सूचना हुई थी इस कारण से यहाँ हम लोग आए हुए हैं और संबंधित अधिकारियों से हम लोग बातचीत करके इस घटना का पर्दाफाश कराएंगे और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे और सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है और हम लोग पुलिस अधीक्षक से भी बात करेंगे, संबंधित और अधिकारियों से भी बात करके आते शीघ्र इस घटना का पर्दाफाश कराएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे, जहां वो ठाकुर द्वारा विधायक नवाब जान के घर पर आयोजित शादी समारोह में भी शामिल होंगे, जिसके बाद सपा अध्यक्ष फिर से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। खबर लखनऊ से है, जहां पुरानी पेंशन को लेकर सैकड़ों कर्मचारियों ने किया अंबेडकर पार्क के पास रैली निकालकर प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि आज हम लोग अटेवा के चैनल तले फॉर ओपीएस कर रहे हैं। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। पुरानी पेंशन हमारा हक है और राज्य सरकार का दायित्व है कि पुरानी पेंशन को बहाल करें और एनपीएस समाप्त करें। चलते थे, आप दौड़े हैं और दौड़ने को पसीना बहाया है और ध्यान रखना है, जब श्रमिक अपना पसीना बहाता है तो उसका रिजल्ट जरूर आता है। और आज इतनी सुबह इतनी ठंडी में मौसम खराब, लेकिन आज प्रदेश का कर्मचारी तय कर लिया शिक्षक कि हम रन फॉर ओपीएस शामिल होंगे और शामिल हुआ। हम एक संदेश देना चाहते थे सरकार को। खबर इटावा से है, जहां उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही सरकारी एमआरआई एम्बुलेंस सेवा की पोल खुलने का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि फर्जी आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दर्ज कराकर हर महीने भुगतान करने का आरोप एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के सेवक प्रदाता कंपनी पर लगाया गया है। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस में मानक अनुसार उपकरण और दवाइयां न होने का भी आरोप लगाया गया है। डीएम साहब को ज्ञापन, कई बार ज्ञापन हम लोगों ने दिया, ज्ञापन होने का कोई मतलब नहीं निकला। जिस सरकार के नीचे जीवीके एमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विस के नाम है, जिसको महत्वपूर्ण सेवा के लिए अवसर दिया गया है 108, 102 एम्बुलेंस संचालन करने का, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। कई बार स्वास्थ्य मंत्री जी को हम लोग पत्राचार के माध्यम से सूचना दिया, उसमें स्वास्थ्य मंत्री ने उसकी जांच भी कराई, जांच में ही फर्जीवाड़ा बहुत साबित हुआ। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां डाईवाला थाना इलाके के एक ही घर में ट्रिपल मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि डाईवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत सीतापुरी घोबरी कॉलोनी इलाके से एक ही स्थानीय निवासी ने बताया कि घर के बाहर खून के कुछ निशान थे और दरवाजा अंदर से लगा हुआ था।
तभी स्थानीय निवासियों ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मामला संज्ञान में लिया तो लोगों को चिंताचकित कर दिया। बता दें कि पुलिस ने एक ही घर के अंदर से 3 शवों को बरामद किया, साथ ही जिससे इलाके में लोगों में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर लखनऊ से है, जहां कुछ दिनों पहले मलियाबाद में हुए ट्रिपल हत्याकांड का मामले में पुलिस को आरोपी की लोकेशन मिलने की खबर आई थी। बता दें कि घटना के बाद आरोपी गाड़ी और राइफल वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। तो वहीं पुलिस ने ललन के ड्राइवर को पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी थी और हिस्ट्री शीटर ललन और उसके बेटे की तलाश कर रही थी और पुलिस ने के अनुसार आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी की तरफ से समन जारी करने को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उन पर बीजेपी की तरफ से पार्टी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के स्कूल भावनाओं पर आधारशिला रखने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें कहते हैं कि भाजपा में शामिल हो जाओ, आपको छोड़ देंगे। मैंने कहा कि मैं भाजपा में शामिल नहीं होऊंगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नाम पे बिल्कुल जीरो था। आज 4 सरकारी स्कूलों के उद्घाटन के ऊपर 4 सरकारी स्कूलों के उद्घाटन के उपलक्ष्य में इतनी भारी भीड़ जमा हुई है, इसका मतलब लोगों के अंदर उम्मीद जागी है कि अब हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। यह मेरे लिए सबसे सुकून की बात है। जो उम्मीद एक गरीब आदमी खो चुका था, रिक्शे वाला, मजदूर, किसान, दिहाड़ी वाला, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, एक गरीब आदमी जो उम्मीद खो चुका था कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है, एक गरीब आदमी ये उम्मीद खो चुका था कि मेरे बच्चे भी बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं, वो उम्मीद गरीबों के अंदर दोबारा जागी है कि मेरे बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिल सकता है। आज ये लोग हमारे इतना पीछे पड़े हुए हैं, आप लोग रोज अखबारों में पढ़ते होंगे। मनीष सिसोदिया को उन्होंने जेल में डाल दिया, बचाओ, कह रहे हैं उसने भ्रष्टाचार करा है। सवेरे 6 बजे उठ के वो स्कूलों के चक्कर काटना चालू करता था। सवेरे 6 बजे उठ के वो 10 या 15 स्कूलों में मुआयना करने जाता था, बच्चों को ठीक शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही। कौन भ्रष्टाचारी स्कूलों के अंदर चक्कर लगाता है, बताओ? भ्रष्टाचार करने वाला तो रात को दारू पीता है, लड़कीबाजी करता है, गलत काम करता है सारे। कौन भ्रष्टाचारी सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों के चक्कर लगाएगा? आज ये सारे हमारे पीछे पड़े हैं। सारी एजेंसी छोड़ दी, केजरीवाल के पीछे, संजय सिंह के पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे, सतिंदर जैन। उनका क्या कसूर है? मनीष सिसोदिया का कसूर है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा था। सतिंदर जैन का कसूर है कि वो अच्छे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बना रहा था। आज अगर मनीष सिसोदिया स्कूलों पे काम नहीं कर रहा होता, ये उसको गिरफ्तार ना करते। आज अगर सतिंदर जैन ने मोहल्ला क्लिनिक और दवाइयों का इंतजाम नहीं किया होता, वो उसको गिरफ्तार नहीं करते। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ, सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? बलरामपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। बता दें कि अखिलेश यादव ने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल न होने को लेकर सवाल पूछा गया तो सपा अध्यक्ष ने कहा कि मुश्किलें तो ये भी हैं कि कई बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता। हम लोग अपने आप निमंत्रण क्यों मांगे? मुश्किल तो यह है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता। तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण? मंदिर में तो निमंत्रण मिला था, अपने आप मांगने से मिला। जब आवाज उठाई हम लोगों ने कि बताओ हमारा घर गंगा जल से धोया, तब सुनने में आया कि उन्होंने कहा निमंत्रण दे दो, ठीक है। नहीं, मुश्किल तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आकाश आनंद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने आकाश यादव ने
काशीराम को भारत रत्न देने की मांग की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि देश के करोड़ों दलितों, शोषितों और अल्पसंख्यक समाज को रणनीति ताकत देने वाले सामाजिक परिवर्तन के महानायक मान्यवर काशीराम साहिब जी को अतिशीघ्र भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। समाजवादी पार्टी के कार्याध्यक्ष आकाश आनंद ने यह मांग की है कि जब उन्होंने एक सोशल मीडिया अकाउंट पर यह एक पोस्ट डाला जिसके जरिए आकाश आनंद ने काशीराम जी को भारत रत्न देने की मांग की। मथुरा से खबर आ रही है, तहसील महापरिसर में आत्मदाह की कोशिश, प्रशासन पर सुनवाई न करने के आरोप लगे। बता दें कि युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया, उसके बाद आग लगा ली। पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। 3 महीने से प्रशासन के चक्कर काट रहा था युवक। प्रशासन पर सुनवाई का आरोप न लगाया है। बता दें कि पीड़ित ने प्रशासन पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया, जिसके बाद उसने परेशान होकर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया। उसके बाद उसने आग लगा ली। इसमें ये कारण रहा सर, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही थी। जो मेरे घर में के चक्रोट डाला है, घर तोड़कर बुलडोजर चला है मेरे घर पर, तोड़कर हरी फसल पर मिट्टी डालकर वो रास्ता बनाया गया जहाँ रास्ता नहीं है। तहसील से टीम आई हुई थी और पुलिस विभाग, टोटल पुलिस विभाग था जब डाला गया था। इसकी मैंने शिकायत एसडीएम लेडीज से करी, जो लेडीज थी उस समय। तो मैंने कि मैडम ऐसे ऐसे चक्रोट डाला गया और मेरी हरी फसल नष्ट कर दी गई है और मकान तोड़ा है मेरा। तो भाई रास्ते में मकान हरी फसल आएगी, वो नष्ट तो होगी, तुमने रास्ता रोका हुआ था। मैंने कि हमने रास्ता रोका है या नहीं रोका, इसकी जांच तो कराइए पहले। इटावा में जबरन एक युवक को नंगा करके उसका वीडियो बनाने और युवक को ब्लैकमेल कर आभूषण और नकदी लेने का एक मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के पास से 1,45,000 रुपए बरामद किए। बता दें कि फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर देवरिया से है, जहां सूखनंद थाना क्षेत्र के अंतर्गत बदरामपुर गांव के समीप संगोट ने बगीचे की लावारिसी अवस्था में नवजात बच्ची मिलने की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे स्थानीय थाना पुलिस ने बच्चे को लेकर चाइल्ड करियर को वहां पे भर्ती करा दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि इलाहाबाद के बच्ची को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया गया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।